आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सेकंड चैप्टर की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके थे। अब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आज अब हम उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आवेशन का कारण क्या होता है। आवेशन का कारण सीधी सी बात है कि जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाते हैं तो आवेशन उत्पन्न होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाते हैं तो आवेशन उत्पन्न होता है, यही आवेशन का कारण है। या यूँ कहूँ, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आवेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो ऋण आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिमाण में समान आवेश युक्त धन आवेशित तथा ऋण आवेशित समान पिंडों का द्रव्यमान समान होता है या नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर हमने पिछले चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो एक नोट लिखा था उस नोट के अंदर इसका उत्तर दिया था और वहाँ बताया था कि अगर समान आवेश है तो धन आवेशित जो पिंड होता है उस पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋण आवेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जिस वस्तु पर ऋण आवेश है उसका द्रव्यमान जो है वो अधिक होगा। तो देखिएगा, द्रव्यमान समान नहीं होता क्योंकि ऋण आवेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस कारण ऋण आवेशित पिंड का द्रव्यमान भी अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन, आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं, यह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। और इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये हमने थ्योरी में पढ़ भी लिया था, ये इसका उत्तर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर 6 नहीं है ये 2 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है। इसका पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर ये आवेश बता रहा है कि 2 × 10⁻18 कूलाम आवेश है या नहीं, इसका पता लगाओ आप। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए आवेश के क्वांटीकरण का जो नियम है उसको हम अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो आवेश है जो इस सवाल में दे रखा है ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है या नहीं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है तो ये संभव है किसी वस्तु पर होना। तो पूर्ण गुणज का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE जो हमने पढ़ा था वहाँ से ये फॉर्मूला उठाया। तो N बराबर हो गया Q/E, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Q क्या है, वस्तु पर उपस्थित कुल चार्ज है और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो देखिएगा, तो H बराबर हो गया 2 × 10⁻⁸ जो कि हमने ये 0.2 नहीं है, आपके समझ में चक्कर पड़ रहा हो 0.2 है, नहीं 0.2 नहीं है, ओनली 2 है। जो वैल्यू सवाल में दे रखी थी वो वैल्यू है ये, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19। अब इसको 16 अगर हम करें तो 2 की जगह 2 लिख दिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा और ये शायद साथ में -18 था तो ये बच गया 10⁻1 यहाँ पर बच गया है और नीचे 1.6 बच गया है। अब आगे क्या किया, 2 का 2 लिख दिया, 10 का 10 लिख दिया, 1.6 का पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा और ये हो जाएगा 16। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, देखिएगा 2 से काटा तो ये 8 बार हो गया कटकर। अब 8 को काटा 2 से तो ये 4 हो गया, ये 5 बार कट गया और इस 4 को काटा 2 हो गया, ये 5 बार कट गया। तो 5 5 हो गए 25 और 2 नीचे, तो 12.5 आया है। तो n का मान कितना आया, 12.5। इसका मतलब जो चार्ज सवाल में दे रखा था वो चार्ज किसी वस्तु पर अगर है तो इसका मतलब वो 12.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, जो असंभव है। या तो उस वस्तु से या हम 12 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएं या उसको दें या उससे लें, या 13 इलेक्ट्रॉन दें या लें हम उससे, तो ही वो चार्ज हो सकता है। 12.5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया आवेश संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आवेश के 2 अभिलक्षण लिखिए। हमने पहले पढ़ लिया था कि सबसे पहला है आवेश एक अदिश राशि होती है और दूसरा है आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अदिश राशि हमने पहले बता दिया कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और क्वांटीकृत हमने पहले पढ़ ही लिया था। ये 2 इसके मुख्य गुणधर्म होंगे चार्ज के। अगला देखिएगा, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ये सवाल अच्छा है और शायद हो सकता है एग्जाम पूछा हो नहीं पूछा, मुझे फिक्स याद नहीं है। पर देख लीजिए आप कि 1 कूलाम आवेश कितना दे रखा है इसने। 1 कूलाम अगर किसी वस्तु पर आवेश हमें करना हो तो उस 1 कूलाम आवेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उससे हम निकालें ताकि उस पर 1 कूलाम आवेश आ जाए। तो वापस देखिए आप, Q बराबर वही NE, तो N बराबर Q/E। Q का मान 1 कूलाम है, E का मान हम जानते हैं, तो N बराबर 1/E।
अब इसको सोल अगर हम करें, सोल करने पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी इसमें। तो देखते चलिए आप, तो ये n बराबर ये संख्या आ गई है। अब क्या किया मैंने, 10 की पावर -19 जो नीचे था इसको ऊपर लेके गया, तो ये लाइन तैयार होगी। अब 1.6 का पॉइंट हटाएंगे तो 10/16 10 की पावर 19 हो गया है। अब मैंने क्या किया, इस 19 से एक पावर हटाकर इसको 100 बनाया और ये बन गया अब 18 और नीचे आ गया 16। अब इसको हम 4 से काटें तो 4 चौक 16, दिख नहीं रहा है, चलो मैं देखता हूँ, 4 चौक तो 16 और ये हो जाएगा 25। 4 से काटें अगर हम इस 100 को तो ये 25 आ गया और यहाँ 4 आ गया। अब 25/4 को 4 का भाग लगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब में से हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ये भी पूर्ण गुणांक नहीं है, ये 6.25 है, इसलिए ये भी संभव नहीं होगा। जबकि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसको हम 6.25 को 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके आगे मतलब कि इसकी 2 जीरो तो इसमें ऐड हो जाएंगी। कितनी, तो ये 6.25 जो था इसको बटे में 100 लिखूंगा मैं, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 से ये 18 कट जाएगा तो 10 की पावर 16 बच जाएगा। तो 625 के आगे 16 बार जीरो लग जाएंगे, इसलिए ये पूर्ण गुणज ही है, गुणांक ही है। तो ये अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश उपस्थित करना हो तो उसे इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन कितने जूल के तुल्य होता है? तो सीधी सी बात है कि मेगा का मतलब होता है इस जो एम, जो बड़ा एम है मेगा होता है, इसको मेगा बोलते हैं हम। बड़े एम को क्या बोलते हैं हम? मेगा बोलते हैं। और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो इस मेगा एम की जगह में ये एक का 1 लिखा, मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिखा और ईवी का अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया है। साथ में कि एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो वास्तव में इतने जूल के तुल्य होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल के तुल्य होता है, इसलिए ये लिख दिया हमने। क्लियर? अब आगे चलें हम, तो यहाँ पर जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उस 1 मेगा, तो देखिए आप इस मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख दिया मैंने। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा, जो ये है ये इसके बराबर है, तो मैंने ये संख्या लिख दी है और ये जूल यहाँ लिख दिया है। 16 अगर करें 19 में 6 गए तो -13 हो गया। इसका मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होती है? कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो गोले के केंद्र पर भी शून्य होती है और अनंत पर भी होती है, जो हम उस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि इसकी परिभाषा आपको पहले मैंने स्पष्ट रूप से लिखवाई थी नोट्स में, अब वहाँ से आप इसको उतारोगे। किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ये आने वाले पाठ में आएगा, ये मतलब कि जो लेसन 3 है उसका क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ नहीं लिखा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, ये भी आपको लिखवा रखा है मैंने, वहाँ से उठाएं आप, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। गाउस के नियम का कथन लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप वहाँ थ्योरी से सीधा उठाना है। विद्युत विभव अदिश राशि है, सदिश तो अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि के तुल्य होता है? इसको समझे आप। जूल प्रति कूलाम, V बराबर W क्यों होता है ये? तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, W का क्या होता है? जूल, और Q का क्या होता है? कूलाम। इसका मतलब जूल बटे कूलाम किसके बराबर है? वोल्ट के बराबर है। अतः जूल बटे कूलाम वोल्ट के बराबर होता है। आवेशों के किस निकाय के लिए V प्रोपोर्शनल 1/r² होता है? ये होता है भाई विद्युत द्विध्रुव के लिए। हालांकि इसका उत्तर भी आपको ये भी जो है वो लेसन नंबर 3 में ही आएगा, वहाँ पर आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें विद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न विद्युत विभव की बात हम वहाँ करेंगे, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के 10 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले को इतना आवेशित किया गया है कि उसके पृष्ठ पर विभव 5 वोल्ट हो जाता है। पृष्ठ पर कितना वोल्ट हो गया? 5 वोल्ट हो गया। अतः इस गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? देखिएगा, क्योंकि खोखले गोले के अंदर जो विभव है उसके पृष्ठ के विभव के बराबर रहता है, इसलिए इस गोले के केंद्र पर विभव भी 5 वोल्ट ही होगा। ये जो मतलब गोले का हमने तो विद्युत क्षेत्र ही पढ़ा है अभी तक कि गोले का विद्युत क्षेत्र कितना होगा वही पढ़ा है, लेकिन ये जो विद्युत विभव है इसमें, इसलिए विद्युत विभव की जो बात है ये तीसरे पाठ में आएगी, यहाँ पर इसको
बाय मिस्टेक लिख रखा है हमने, इसलिए तीसरे पार्ट में इसका उत्तर आपको मिलेगा। आप चाहो तो वहाँ जाके तीसरे पार्ट जब हम कंप्लीट करें वहाँ उतार लो, या यहाँ भी इसको फिर सीधा याद रख सकते हो। और इसी के साथ इस चैप्टर के जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके अगले वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स से जो पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में 2012 के बाद जो क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर सहित हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।